हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल द लॉ है। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कॉपीराइट के बारे में कि कॉपीराइट होता क्या है, उसके कौन कौन से अथॉरिटीज है। इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे रजिस्ट्रेशन के। पहला पॉइंट है कॉपीराइट प्रोटेक्शन इज गिवन एज सून एज द वर्क कम्स इनटू एन एग्जिस्टेंस। जैसे ही हमने क्रिएशन कर दिया, वर्क हमारा एग्जिस्टेंस में आ गया, वैसे ही हमें प्रोटेक्शन मिल जाती है, ऑटोमेटिकली हमें कॉपीराइट में प्रोटेक्शन मिल जाता है। यहाँ पर हमें रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है। अब हम देखते हैं कॉपीराइट एक्ट 1957 के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 44 directs the Copyright Office to maintain a register of the registration with title of work and author's detail। तो यहाँ पर कॉपीराइट ऑफिस को या पर क्या उनकी ड्यूटी है कि वो रजिस्टर मेंटेन करके रखे रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन, और ऑथर के उसमें सारे डिटेल्स होने चाहिए, टाइटल ऑफ वर्क होना चाहिए। इन सारे चीजों को मेंटेन करने का काम किसका है? कॉपीराइट ऑफिस का। Section 45 read with Rule 16 of Copyright Rule mention about the registration process of the copyright। तो यहाँ पर सेक्शन 45 में क्या बताया है? रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होगा, तो उस प्रोसेस के हिसाब से हमें रजिस्ट्रेशन करवाना होगा जो मेंशन किया गया है सेक्शन 45 में। और यहाँ पर ये भी बोला है कि इसको हमें किसके साथ रीड करना है? रूल 16 ऑफ कॉपीराइट रूल के साथ। यानी वहां पर कॉपीराइट रूल्स के रूल्स मेंशन हैं जिसमें कि उन रूल्स के हिसाब से हमें रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, और क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है सेक्शन 45 में बताया गया है। Section 48 says that the register of copyright is admissible in court as an evidence। तो कोर्ट में as an evidence रजिस्टर admissible होता है। हमने रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमने डिस्कस कर लिए। अब हम देखेंगे टर्म्स ऑफ कॉपीराइट क्या है। तो ट्रिप्स सजेस्ट करता है मिनिमम प्रोटेक्शन 50 इयर्स, यानी 50 साल का प्रोटेक्शन, मिनिमम 50 इयर्स प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ट्रिप्स। सेकेंड है ओरिजिनल, लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल एंड आर्टिस्टिक वर्क। ये इन वर्क के लिए कितना टाइम पीरियड प्रोवाइड किया गया है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है? ऑथर्स लाइफ टाइम प्लस 60 इयर्स। थर्ड है फिल्म्स, साउंड रिकॉर्डिंग्स, posthumous publication, anonymous and pseudonymous publication works of government or international organization। इन वर्क को 60 years from the date of publication, यानी कितना टाइम पीरियड प्रोवाइड किया गया है? 60 years प्रोवाइड किए गए हैं। अब इनमें कुछ टर्म्स है जैसे कि पोस्टमस पब्लिकेशन। इसका मतलब होता है कि जब ऑथर ने अपना वर्क क्रिएट कर लिया है, पब्लिश करने से पहले अगर उसकी डेथ हो जाती है तो कोई और पर्सन उसे क्या करता है? पब्लिश करता है, और उस ऑथर के नाम से उसे पब्लिश किया जाता है, उसे हम बोलते हैं पोस्टमस पब्लिकेशन। एनोनिमस पब्लिकेशन क्या होता है कि जहां पर ऑथर अपना खुद का नाम रिवील नहीं करता है, उसे हम एनोनिमस पब्लिकेशन बोलते हैं। वहीं सुडोनिमस पब्लिकेशन का मतलब होता है जहां पर ऑथर अलग अलग नाम यूज करता है। फॉर एग्जांपल कि उसका ओरिजिनल नेम तो और कुछ होता है, पर वो जब पब्लिश करता है तो वो पेन नेम यूज करता है। पेन नेम मतलब कि जो भी पब्लिश कर रहा है, पब्लिश करते वक्त तो उस नाम को यूज करना। तो पब्लिश करने के टाइम पे अलग नाम यूज करना, और ऐसे ही उसका खुद का नाम जो है वो ओरिजिनल नाम अलग होना। यहाँ पर वो डिफरेंट नेम का यूज करता है जिसे हम बोलते हैं सुडोनिमस पब्लिकेशन। फोर्थ है फोटोग्राफ्स। फोटोग्राफ्स में कितना प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है? लाइफ टाइम प्लस 60 ईयर। अब हम देखते हैं लाइसेंस क्या होता है। तो लाइसेंस के दो टाइप है। वॉलेंटरी लाइसेंस सेक्शन 30 में बताया है, ग्रांटिंग ऑफ इंटरेस्ट इन द राइट बाय लाइसेंस, यानी कि जो हमारा इंटरेस्ट है हम वो ग्रांट कर रहे हैं लाइसेंस के थ्रू। कंपल्सरी लाइसेंस सेक्शन 31 में बताया है, फॉर एन ऑफन वर्क और इफ द वर्क इज विदहेल्ड फ्रॉम द पब्लिक, यानी कि हमें वो कंपल्सरी है उस इंटरेस्ट को प्रोवाइड करना फॉर पब्लिक बेनिफिशियरी। असाइनमेंट क्या होता है?
तो कॉपीराइट इज ट्रांसफर्ड टू अनदर पार्टी ऑन द कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, यानी कि यहाँ पर असाइन किया जा रहा है, हम हमारे वर्क को किसी और पर्सन को असाइन कर रहे हैं उसके यूज के लिए, है ना, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर, यानी कि हम यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर दो पार्टी है, असाइनर एंड असाइनी। असाइनर मतलब जो पर्सन जिसका वर्क है और जिसे वो असाइन कर रहा है अपने वर्क को, वो असाइनी है। अब क्या असाइन किया जाता है? राइट हमारा जो भी राइट है उस वर्क से रिलेटेड, तो हम हमारा राइट असाइन कर रहे हैं। रॉयल्टी जो भी बेनिफिट है उस वर्क से हम उठा रहे हैं, वो भी हम उसे असाइन कर रहे हैं कि वो पर्सन क्या कर सकता है, उसे यूज कर सकता है। सेक्शन 18 एंड 19 बात करता है असाइनमेंट और मोड ऑफ असाइनमेंट का। तो 18 में असाइनमेंट बताया है और 19 में बताया मोड ऑफ असाइनमेंट की किस मोड से हम किसी पर्सन को हमारा वर्क असाइन करेंगे, यानी देंगे हमारा वर्क उसको। अब यहाँ पर बताया है कि बोथ असाइनमेंट एंड लाइसेंस कुड बी फॉर एग्जिस्टिंग एंड फॉर फ्यूचर वर्क, यानी कि हम जो लाइसेंस के थ्रू या असाइनमेंट के थ्रू अगर हम हमारा जो भी वर्क किसी पर्सन को दे रहे हैं तो वो एग्जिस्टिंग वर्क पर भी हो सकता है और फ्यूचर वर्क पर भी। अभी जो एट प्रेजेंट हमारा जो वर्क है वो हम किसी और पर्सन को असाइन कर सकते हैं, और आने वाला जो फ्यूचर का जो वर्क है हमारा, जो भी वर्क रहेगा वो भी हम किसी पर्सन को असाइन कर सकते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर। अब हम देखते हैं इंफ्रिंजमेंट। ऑनर के वर्क को बिना उसके परमिशन के अगर कोई पर्सन उसे यूज करता है, चाहे वो फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए हो या फिर मॉरल बेनिफिट के लिए हो, तो उसके बिना परमिशन के, ऑनर के बिना परमिशन के अगर वो यूज करता है तो उसका मतलब होता है इंफ्रिंजमेंट, और इसका मतलब है कि उसके राइट को वो डैमेज कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। तो सेक्शन 51 में बताया है अनऑथराइज्ड यूज ऑफ वर्क और अनऑथराइज्ड रिप्रोडक्शन विदाउट परमिशन ऑफ कॉपीराइट होल्डर। तो कॉपीराइट होल्डर के बिना परमिशन के अगर आप उसके राइट को यूज अनऑथराइज्ड वे में यूज कर रहे हो या रिप्रोड्यूस कर रहे हो उस वर्क को, तो वो क्या होता है, इंफ्रिंजमेंट होता है। इट कुड ऑल्सो बी मॉरल राइट, यानी कि मॉरल राइट को भी अफेक्ट करता है और इकोनॉमिक राइट को भी अफेक्ट करता है। डैमेज कैन बी क्लेम्ड। अब कॉपीराइट के कुछ एक्सेप्शन है। पब्लिक डोमेन वर्क डू नॉट हैव प्रोटेक्शन, एक्सपायर्ड कॉपीराइट ऑफन वर्क आफ्टर ग्रांटिंग ऑफ कंपल्सरी लाइसेंस, यानी कि अगर किसी वर्क को प्रोटेक्शन ही नहीं मिला है, डू नॉट हैव प्रोटेक्शन, अगर प्रोटेक्शन ही नहीं है या फिर एक्सपायर्ड कॉपीराइट है या फिर कंपल्सरी लाइसेंस है, तो इनको हम इंफ्रिंजमेंट नहीं मानेंगे। अगर कोई पर्सन यूज करता है तो इसे इंफ्रिंजमेंट नहीं माना जाएगा। सेकंड पॉइंट है फेयर यूज ऑफ डॉक्ट्राइन, एजुकेशन पर्पस के लिए या फिर नॉन कमर्शियल पर्पस के लिए, तो इन्हें भी हम इंफ्रिंजमेंट नहीं मानेंगे। नॉन कमर्शियल पर्पस जैसे कि रिव्यू, रिसर्च, टीचिंग, इन पर्पस के लिए अगर हम यूज कर रहे हैं, उससे हम कोई भी फाइनेंशियल गेन नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या है कि वो भी इंफ्रिंजमेंट नहीं माना जाएगा, उसमें भी हम इंफ्रिंजमेंट नहीं मानेंगे। थर्ड है परमिशन, अगर कॉपीराइट ऑनर ने परमिशन दे दिया है कि आप इस वर्क को यूज कर सकते हो, तो इसमें भी इंफ्रिंजमेंट नहीं माना जाएगा। अब हम फटाफट से रेमेडीज देख लेते हैं इसके। पहला है क्रिमिनल रेमेडी, सेक्शन 63 से 69 तक बताई गई है। इसके क्या ऑफेंस है? इंटेंशनली या नोइंगली अगर कोई पर्सन करता है या फिर अबेट करता है, यानी किसी और पर्सन को उकसाता है कि वो पर्सन इंफ्रिंज करे, कमर्शियल इंटेंशन के लिए यानी बेनिफिट प्रॉफिट गेन करने के लिए अगर वो पर्सन करता है, तो ये क्या होगा, क्रिमिनल ऑफेंस होगा। इसके रेमेडीज क्या है? पनिशमेंट प्रोवाइड की गई है। फर्स्ट ऑफेंस अगर कोई पर्सन करता है तो 6 मंथ से 3 इयर्स तक उसे जेल हो सकती है। उसके बाद इसमें फाइन बताया है 50,000 से 2 लाख का फाइन इंपोज किया जा सकता है। सब्सिक्वेंटली अगर कोई पर्सन वापस से ये ऑफेंस करता है तो यहाँ पर 1 से 3 साल तक का इम्प्रिजमेंट और 1 से 3 लाख तक का फाइन इंपोज किया जा सकता है। सेकंड है सिविल रेमेडी।
सेक्शन 54 से 62 तक सिविल रेमेडी के बारे में बताया है। सिविल रेमेडी में इंजंक्शन टू स्टॉप द इन्फ्रिजिंग एक्टिविटी, यहाँ पर कोर्ट क्या करती है, इंजंक्शन देती है, टेम्पररी या परमानेंट इंजंक्शन देती है कि आप ये जो इन्फ्रिजिंग एक्टिविटी कर रहे हो आप इसे रोक दो। डैमेजेस, अगर कोई डैमेजेस की गई है, चाहे वो एक्चुअल डैमेज है, अगर वो एक्चुअल डैमेज है, जितना डैमेज किया गया है उतना क्लेम किया जा सकता है, उतना ऑनर को कॉम्पनसेट किया जाएगा इंफ्रिजर के थ्रू। गुडविल या रेपुटेशन को डैमेज करता है तो उसके लिए भी कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा इंफ्रिजर को। अकाउंट ऑफ प्रॉफिट, अकाउंट ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है कि अगर उस वर्क से उसने कोई प्रॉफिट कमाई है, जितनी भी उसने डिस्ट्रीब्यूट करके उससे प्रॉफिट गेन किया है, उतना पूरा प्रॉफिट ऑनर को देना पड़ेगा इंफ्रिजर को। डिलीवरी ऑफ इन्फ्रिजिंग कॉपीज, तो इसका मतलब है अगर उस वर्क से रिलेटेड कॉपीज पड़ी हुई है तो इन्फ्रिजर को कोर्ट ऑर्डर देगा कि जितने भी कॉपीज पड़ी हुई है वो ऑनर को हैंड ओवर करे। तो हमने दोनों रेमेडीज को समझा कि क्रिमिनल रेमेडी क्या होता है और सिविल रेमेडी क्या होता है। आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए लॉ हैक को सब्सक्राइब करें।